नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता पापरीवाल और आज हमारे साथ मिस्टर विकास गुप्ता हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के हैं, पीजीईएल। वेलकम मिस्टर गुप्ता, आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इट इज अ शेयर प्लेजर फॉर अस। होप यू, योर फैमिली एंड योर एम्प्लॉइज आर हेल्दी एंड सेफ। Good morning and thanks for inviting me for today's session. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी सुरक्षित हैं, सेफ हैं और हेल्दी हैं। थैंक यू सर। सर, तो जैसे कि हमने देखा कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट has successfully transformed itself from a plain plastic molding company to a maker of full sub assemblies and products. So kindly brief us about the company's products and segment wise performance in Q4. जैसे आपने बताया कि हम लोग जो है पहले कोर हमारा था प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग था और वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्लास्टिक मोल्डेड कंपोनेंट्स इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस, इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। हमने पिछले 5-6 सालों में जर्नी शुरू करी जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे प्रोडक्ट बिजनेस पे फोकस करें एंड प्रोडक्ट बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो उस प्रोडक्ट बिजनेस में चलते हुए हम लोगों ने जो है एयर कूलर्स बनाने शुरू किए थे आज से 5 साल पहले, which was succeeded by washing machines. Washing machines हमने शुरू करी आज से 4 साल पहले और हमने एयर कंडीशनर शुरू करी 2 साल पहले बनाने। तो हमारे पास जो अभी हैं करंटली 6 फैक्ट्रीज हैं जो कि स्प्रेड अक्रॉस ग्रेटर नोएडा, रुड़की एंड अहमदनगर नियर पुणे। और हम लोग इन जगहों पे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग करते हैं और प्रोडक्ट असेंबलीज करते हैं और पीसीबी असेंबलीज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी असेंबलीज हैं वो भी हम लोग बनाते हैं। आगे चल के हमारा जो फोकस है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, जहां पे मेन कंटेंट है, जहां पे एक बिल ऑफ मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रोडक्ट में जहां पे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का एक अच्छा पार्ट होगा, अच्छा रोल होगा, वहां पे हम लोग उस प्रोडक्ट बिजनेस में कोशिश करेंगे फोकस करने की। तो Q4 में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा कंपनी का ओवरऑल? सॉरी, तो Q4 में जो है हम लोगों ने जो sales हैं, we did a sales of around 330 crores, which was a all-time high for us in any quarter, and that was a growth of almost around 80% compared to the same quarter of last year. Okay. In terms of profitability and EBITDA also, EBITDA we were able to grow by almost around 70%, more than 70% in fact, to a level of around 25 crores, and the PBT was almost around 10.5 crores in Q4 of FY21. So the Q4 was quite good for us. सर, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोविड और उसके इम्पैक्ट की, तो कोविड का कंपनी पे ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा रहा और कोविड से रिलेटेड कुछ नए ट्रेंड्स जो मार्केट में आए, तो क्या कंपनी उस ट्रेंड्स का एडवांटेज लेने के लिए ऐसा कुछ प्लान कर रही है? कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं? कोविड का जो इम्पैक्ट है, बेसिकली जो FY21 का Q1 था हमारे लिए, अप्रैल मई जून ऑफ 2020, that was a severely impacted. Sales were severely impacted. It was almost a complete washout. Yes. In spite of complete washout of Q1 of FY21, we were able to register a 10% growth in our sales, and we closed the year at 705 crores compared to 640 crores in FY20. कोविड का जो ट्रेंड आया, कोविड पैंडेमिक का, इसमें बेसिकली ट्रेंड जो हम लोग देख रहे हैं, जो लार्ज अप्लायंसेस हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट्स, उसमें जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे सेल्स का ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है। जो शेयर है ओवरऑल सेल्स का ई कॉमर्स पे थोड़ा सा बढ़ा है। वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू एंगेजमेंट विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद फ्लिपकार्ट एंड वी आर ट्राइंग टू एंगेज विद अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। तो आगे चल के हम लोग कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स उनके लिए डेवलप कर रहे हैं, सो दैट वी कैन कैच दैट बस वेयर द सेल्स आर ग्रोइंग। तो ओवरऑल कोविड में जो पैंडेमिक में और जो ट्रेंड है, बेसिकली ट्रेंड ये है कि वी नीड टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी अवेयर अबाउट आवर इन्वेंटरीज एंड सो दैट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ अ न्यू सिचुएशन व्हिच कम्स इन। तो उसको हम लोग देख कर करते हुए अपने ऑपरेशनल साइड को भी थोड़ा सा फाइन ट्यून कर रहे हैं, सो दैट वी आर नॉट स्टक विद इन्वेंटरीज, गॉड फॉरबिड व्हेन द थर्ड वेव हैपेंस और समथिंग हैपेंस दैट वे। राइट। तो अभी आपके की क्लाइंट्स क्या हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा है ना ये की क्लाइंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है या इन डिमांड है, और आपकी एक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक क्या है FY22 के लिए?
हमारे जो की क्लाइंट्स, जैसे हमने बताया कि वी आर केटरिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री वाइज थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। हाँ. जैसे हम लोग प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स जो कंपोनेंट्स है वो हम सप्लाई करते हैं। वी आर सप्लाइंग इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टू मार्की क्लाइंट्स लाइक LG, वर्लपूल, हायर, एंड इनको जो हम लोग पार्ट्स देते हैं, वी आर वन ऑफ देयर लार्जेस्ट वेंडर्स इन ऑल दोज कैटेगरीज। हम लोग जो इनके प्लांट्स हैं पूना में और ग्रेटर नोएडा में और फरीदाबाद में, वी आर सप्लाइंग पार्ट्स टू दोज प्लांट्स. Then we are even supplying plastic injection molded components to automotive industry also. Automotive industry में we are working as a tier 2 vendor to Maruti, to Tata Motors and Mahindra, where we are supplying automotive components to them. And then we are working in a sanitary ware industry also in plastic molded components. We are supplying components to companies like Jaguar and Kohler also. Then we come to product business. In product business, we are supplying complete products like air conditioners, washing machines, and air coolers to marquee brands like Voltas, Carrier, Flipkart, Reliance Retail, and we are talking to a few other clients also. In coming few months, we'll be adding more clients in that list. Right. And that's the basic about the product business. Yeah. So your current focus area is product manufacturing, as you mentioned also. So can you please throw some light on how much revenues are you expecting from this segment? And also, given that you're working on developing design capabilities, which will enable PGL to offer a complete ODM product, where the entire supply chain network will also be, controlled by PGL. Kindly brief us on this aspect also. आपने जो बहुत अच्छा सवाल उठाया, बेसिकली प्रोडक्ट बिजनेस इज गोइंग टू बी अ मेजर फोकस एरिया फॉर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इन कमिंग 3-4-5 years. हम लोग जो प्रोडक्ट बिजनेस में हैं, हम अपनी कैपेसिटीज को भी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को भी इंप्रूव कर रहे हैं. वी आर इन्वेस्टिंग इन कंप्लीटली इंटीग्रेटेड AC मैन्युफैक्चरिंग प्लांट near Ahmednagar. And this year our capex plan is almost around 100 crores, in which the almost 60-70% will go into a AC plant at Ahmednagar. Then we are expanding our, last year we have expanded our capacity in washing machine manufacturing also, where we have almost doubled our capacity, and we have a new products also in washing machines. Okay. Recently we are launched fully automatic washing machines for our clients. And going forward, we are trying to build more capabilities in designing new products. जो हमारा tool room है, we already have an in-house tool room. So we are trying to leverage that tool room in manufacturing new designs, new tools for our clients for catering their product business. So that's the basic idea about the product business in coming times. And supply chain पे आपका क्या? Supply chain में basically क्या है कि we are trying to develop as of now we have lot of key components coming from overseas vendors and overseas markets like China. We are trying to reduce dependence on that. We are as the government has already announced the various initiatives like PLI scheme in air conditioners and PLI schemes. So there is a focus of developing a domestic component base. So we are working with some domestic component vendors so that we can start developing that supply chains here. When we do a ODM business, we're a product business, so we have a total control over the supply chain, over the bill of material. So that is where we are trying to leverage and trying to offer a cost competitive products to our clients. So like you mentioned about the PLI scheme, so I would want to ask you, how does the company benefit from the PLI scheme, also the Atmanirbhar Bharat concept which is going on? PLI scheme, I think will be a game changer. I think we should be grateful and thankful to Government of India to come out with such an initiative, because there is a kind of a disability factor as compared to China that the local manufacturers in India face. Right. To bridge that gap of disability factor, it is important to have some kind of an incentive scheme where some part of that disability is taken care by the government by providing incentives, and some part of that disability will be bridged by the manufacturers when they scale up the volumes. So once these two things combine, that we will be able to come over that disability. So I think the local component base will develop in coming times, and the market and the industry will really benefit from that. Right. So as you already mentioned about, expansion plans and capex plans and all, so are you also looking to expand footprints overseas? Currently, we are trying to focus more on domestic market.
going forward, because we see once this PLI thing happens, once the component ecosystem develops in India, where we become competitive, India might become a strong export base for these kind of products. Right. We are already exploring those opportunities, but maybe a year or 2 years down the line, that will start happening. Once we open up that exports markets and we have that kind of some sustainable base of export sales, then maybe we'll be explore overseas manufacturing locations also. Right, right. So thank you so much, Mr. Gupta, for taking the time out and discussing about the growth strategies of PG Electroplast. We wish you all the best. Thank you so much. It was my pleasure talking to you, and hoping for a safe keeping for all of you. Thank you, sir.